गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। बेटा पिछले वाले हमने लेक्चर में पढ़ा था अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति का मतलब है कि किसी भी धातु के द्वारा किसी दूसरी धातु को क्या करना, हमने अपचयित करना। अपचयित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देके उसका क्या कराना, अपचयन करना। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें अपचायक सामर्थ्य। अपचायक सामर्थ्य का मतलब है कि कौन सा धातु जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो दूसरे का क्या करेगा, उतना जल्दी अपचयन करेगा। क्लियर है? तो इसके बेस जो हमारे पास क्वेश्चन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि जो वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर सेकंड के जितने भी हमारे पास तत्व होते हैं उनकी अभिक्रिया हमें करानी है द्रव अमोनिया से। द्रव अमोनिया से यानी कि टॉपिक का नाम हमारे पास है कि तत्वों का या धातुओं का द्रव अमोनिया से अभिक्रिया। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार क्रिया कैसे होती है। अब बेटा सबसे पहले हमारे पास कोई भी धातु है, कोई भी धातु का मतलब यानी कि वर्ग नंबर फर्स्ट का हो सकता है कोई भी धातु, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, या इसी तरह वर्ग नंबर सेकंड का हो सकता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे हो सकते हैं इसमें। तो कोई भी सबसे पहले हमारे पास धातु है, ये धातु क्या करता है, द्रव अमोनिया से क्रिया करता है। NH3 और लिक्विड लिख दिया हमने यहाँ पे, यानी कि द्रव अमोनिया है। बेटा द्रव अमोनिया के जो अणु हैं ये होते हैं X+Y। X+Y का मतलब ये अणु कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर 2 के जो धातु हैं वो द्रव अमोनिया से क्रिया करते हैं, तो बेटा धातु का गुण धर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना। तो यानी कि यहाँ पे जो धातु दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है तो इसके साथ क्या करता है, NH3 के साथ जुड़कर एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो यानी कि जब यहाँ से केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, क्योंकि हमारे पास धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये एक संकुल बनाएगा M और NH3, और इसके हमारे पास है नंबर हो सकते हैं कोई भी X या Y, कुछ भी हो सकते हैं। X लिया हमने यहाँ पे। बेटा X का मतलब है अब ये डिपेंड करेगा धातु पर, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये धातु पर डिपेंड करेगा कि धातु पर कौन सा चार्ज है, उस पे X की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। अब इसी के साथ जो हमारे पास धातु है इसने क्या त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो वो क्या करता है, अमोनिया के साथ जुड़कर ये बनाता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनाता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है या जो वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर सेकंड का जो धातु है ये द्रव अमोनिया से क्रिया करेगा, और द्रव अमोनिया से क्रिया करने के बाद एक तो बनाएगा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे बनाएगा बेटा इसमें अमोनीकृत इलेक्ट्रोड। अमोनीकृत इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो विलयन में चला गया, और विलयन में जाने के बाद जो अमोनिया है उसको चारों तरफ से क्या कर लिया, उन्होंने घेर लिया इसमें। अब हम बात करते हैं बेटा इन पे आखिरकार चार्ज क्या होगा। बेटा केंद्रीय धातु परमाणु या जो हमारे पास वर्ग नंबर फर्स्ट या सेकंड का जो परमाणु है, धातु परमाणु है, अगर मैं बात करूं वर्ग नंबर फर्स्ट का है बेटा, ये अगर ये धातु परमाणु वर्ग नंबर फर्स्ट का है तो वर्ग नंबर फर्स्ट के धातुओं पर कितना ऑक्सीकरण अंक होता है, +1 होता है। यानी कि वर्ग नंबर फर्स्ट के जितने भी धातु होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो बेटा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस समय इस पे चार्ज क्या होगा, यहाँ पे +1 होगा। और बेटा NH3 पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना। NH3 होता है उदासीन, इसीलिए
इस पूरे संकुल के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, इस धातु की वजह से होगा। क्लियर है। इस पे अगर +1 का चार्ज है तो इस संकुल पे चार्ज क्या मिलेगा आपको, +1 मिलेगा। अगर यहाँ पे बेटा +2 होता है, इनकी अगर वर्ग नंबर 2 का धातु है, इसलिए ऑक्सीजन अवस्था कितनी शो करेगा, +2 शो करेगा। तो उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, +2। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है उतना ही आपके पास में चार्ज दिखाई देगा। सेम बेटा अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे यहाँ पे चार्ज क्या होता है, -1। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है। और NH3 पे कितना होता है, 0 होता है। तो कंप्लीट इस संकुल पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगी। अब बेटा जो विलयन बना है ना, इस विलयन में हमारे पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करता है, ये दृश्य प्रकाश, बेटा दृश्य प्रकाश वो होता है जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें इसमें कलर की तो VIBGYOR, तो ये हमारे पास टोटल दृश्य प्रकाश में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब ये क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और जब ये प्रकाश को अवशोषित करता है तो जो हमें विलयन है वो किस रंग का दिखाई देता है, नीला रंग का दिखाई देता है। यानी कि जब कोई भी धातु द्रव अमोनिया से क्रिया करता है तो उस समय जो विलयन बनता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। क्लियर है। इसी के साथ साथ बेटा इसका एक प्रॉपर्टीज और होती है कि यहां पे देखो 2 प्रकार है हमारे पास में। एक तो होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और एक होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। अब ये बेटा क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई भी चुंबक है उसके 2 पोल होते हैं। तो बेटा एक चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और एक चुंबक का ये साउथ पोल है। जो चुंबक होता है बेटा उससे बल रेखाएं निकलती हैं, कुछ रेखाएं निकलती हैं जिनको कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। अब यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एन सिरे से निकलती है और किसकी तरफ जाती है, एस सिरे की तरफ जाती है। अब हमारे पास कोई भी पदार्थ है, अगर इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है, अगर इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र पे रख दिया तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, आकर्षित होता है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय। क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। अगर ऐसा हो कि जब किसी पदार्थ को रखें तो वो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उससे प्रतिकर्षित हो जाए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे तो वो उससे आकर्षित ना हो, उससे दूर भागे, प्रतिकर्षित हो। तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि उनसे दूर भागते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय। तो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय कहेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय कहेंगे। अब आप ये कहो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय है या कोई भी पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ऐसे यौगिक होते हैं या ऐसे धातु होते हैं जिनके अंदर सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय। क्लियर है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब
कोई भी धातु है, चाहे वर्ग नंबर फर्स्ट का है या वर्ग नंबर सेकंड का है, ये द्रव अमोनिया से क्रिया कर रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा वो क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, यानी कि अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन है, विलयन के अंदर है, मुक्त अवस्था में है, इसीलिए ये क्या करेगा, यानी कि इसकी जो प्रकृति होगी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति। यानी कि हम ये कहेंगे कि जब कोई भी धातु है वो द्रव अमोनिया से क्रिया करता है तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, और इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक तो इस विलयन का रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है, नीला रंग होता है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास ये पदार्थ बना है या जो विलयन बना है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसी के साथ साथ बेटा एक गुणधर्म और पढ़ना है। अगर हम विद्युत की चालकता की बात करें तो विद्युत की चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इसमें सुचालक, विद्युत चालकता के आधार पे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो सुचालक होते हैं और इसी के साथ बेटा जो सेकंड होता है वो होता है कुचालक। अब सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, तो ये तो डेफिनेशन बेटा आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या गुजर सकती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। जैसे बिजली के वायर हो गए, कोई भी धातु हो गई, इसमें क्लियर है, कोई भी धातु हो गई या बिजली के वायर। अब कुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब है अगर आप उसको एक सिरे से करंट से या विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो दूसरे सिरे पर उसका करंट प्रवाह नहीं होगा। क्लियर है। अब बेटा दुनिया में विद्युत धारा का चालन दो रीजन की वजह से होता है। अब दो रीजन कौन कौन से हैं बेटा, पहला रीजन है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अगर गति कर सकता है तो ही विद्युत धारा का क्या होगा, चालन होगा। दूसरी बात मुक्त आयन, मुक्त आयन का मतलब कोई आवेश हो और वो आवेश क्या करता है, गति करता है। तो दुनिया में विद्युत धारा का चालन दो रीजन्स की वजह से होता है, एक तो मुक्त आयन की वजह से होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, विलयन में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना विलयन में। जब विलयन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो विलयन है ये कैसा होगा, सुचालक होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास विलयन बना है, एक तो याद रखना ब्लू कलर का बनेगा, इसमें ब्लू कलर का बनेगा। एक दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनुचुंबकीय होगा। इसी के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो बेटा यहाँ पे ये विद्युत धारा का क्या करेगा, चालन भी करेगा इसमें। क्लियर है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज में कि जो हमारे पास ये विलयन बनता है ये नीले रंग का होता है, इसी के साथ साथ बेटा अनुचुंबकीय होता है और इसी के साथ साथ कैसा होता है, सुचालक होता है इसमें। अब हम बात करते हैं बेटा, जब ये हमारे पास जो पदार्थ बना है इसको कुछ समय के लिए पड़ा रहने देते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए इसको फ्री छोड़ देते हैं, तो उस समय जब ये फ्री पड़ा होता है तो उसमें कैसे रिएक्शंस होती है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और NH3। बेटा इलेक्ट्रॉन्स है वो NH3 को रिड्यूस नहीं कर सकता, अपचयित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समय यहाँ पे नाइट्रोजन, बेटा अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक निकालोगे तो नाइट्रोजन को क्या मानेंगे, X मानेंगे। और हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार है। एक H पे चार्ज क्या होता है, यहाँ पे प्लस का 1 होता है, इज इक्वल टू क्या NH3 पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब X इज इक्वल टू ये प्लस का 3 उस तरफ गया तो माइनस का 3, तो बेटा इस समय
जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन +3 के फॉर्म में है, यानी कि मैक्सिमम में है इसमें। अब ये इसको रिड्यूस, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं बेटा इसमें से आखिरकार यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होगी। तो यहाँ पे जो NH3 है बेटा, NH3, ये NH3 क्या करता है, एक हाइड्रोजन को त्याग देता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा NH2 और H। बेटा अगर यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, माइनस का, और H पे चार्ज क्या आएगा बेटा, प्लस का। यानी कि जो हमारे पास NH3 है ये टूट गया NH2 माइनस में और प्लस में टूट गया H प्लस में यहाँ पे। अब ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है ये विलयन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे क्रिया करेगा और उससे क्रिया करके एक गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर है। जो NH3 में से एक H निकला है ये विलयन में से मतलब H प्लस के रूप में बाहर निकला है, ये विलयन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे क्रिया करके या उनसे संयोग करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब ये रिएक्शन बेटा बैलेंस करनी है तो H यहाँ पे एक टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। यानी कि 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, H कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास NH2 माइनस बना है, NH2 माइनस, ये NH2 माइनस जो बना है ये अब किससे क्रिया करेगा बेटा, इस धातु आयन से क्रिया करेगा। क्या करेगा, धातु आयन से क्रिया करेगा। और धातु आयन से जब क्रिया करेगा तो उस समय क्या बनेगा, M। देखो इस पे भी प्लस का 1 है और सॉरी माइनस का 1 है, इस पे भी प्लस का 1 है, तो यहाँ पे बनेगा बेटा MnH2 और इसको कहते हैं बेटा धातु एमाइड। क्या कहते हैं, धातु एमाइड कहेंगे। यानी कि पूरी प्रोसेस में लास्ट में हमें प्राप्त होता है धातु एमाइड प्राप्त होता है। और विलयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2 गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर है। लेकिन अब मुझे जरा इसको देख के बताओ, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन फ्री बचे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचे ना बेटा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो H प्लस के साथ संयोग करके H2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यानी कि इस समय विलयन में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहा बेटा। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं रहा तो आप मुझे ये बताओ क्या ये अनुचुंबकीय प्रकृति होगी क्या। अभी आपको बताया था ना अनुचुंबकीय का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बेटा सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ध्यान रखना अब इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करके H2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब इसकी समय जो प्रकृति है चुंबकीय वो कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, सुचालक और कुचालक। सुचालक का मतलब जो विद्युत धारा का चालन करे। अब विद्युत धारा का चालन कब होगा, तो बेटा एक ही कंडीशंस में होता है। विद्युत धारा का चालन केवल एक कंडीशंस में होगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या नहीं है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो बेटा इस समय ध्यान रखना ये विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जब ये पदार्थ बनता है तो इसका रंग होता है ब्रोंज रंग। जो पदार्थ बनता है वो कैसा रंग होता है, ब्रोंज। अभी ब्रोंज रंग कैसा होता है, तो बेटा कभी आपने जैसे डिब्बियां, जैसे कलर डिब्बियां आती है छोटी छोटी, इसमें जो लाइन वाली डिब्बियां होती हैं, अगर आपने ये कलर खरीदा होगा तो उसमें गोल्डन गोल्डन रंग मिला होगा आपको इसमें, ठीक है, गोल्डन गोल्डन इसमें, तो वो ही रंग क्या कहलाता है, ब्रोंज रंग कहलाता है इसमें। क्लियर है।
तो ये हमारे पास रिएक्शन थे बेटा कि हमने धातु की अभिक्रिया किससे करवाई है, द्रव अमोनिया से क्रिया करवाई। और द्रव अमोनिया जब क्रिया करेगा तो यहाँ पे वेग तो बनेगा, धातु एमीन बनेगा, प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, इसमें अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन बनेगा। इलेक्ट्रॉन वहां पे मुक्त है, इसी वजह से ये विलयन का रंग नीला होगा, अनुचुंबकीय होगा और सुचालक होगा। लेकिन जब इसको कुछ देर पड़ा रहने देते हैं तो ये सब क्रिया करके यानी कि क्या बनाता है, धातु एमाइड बनाता है। नोट करो बेटा, इतना रफ कॉपी में नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? अब बेटा सेम इसी का हम एक किसी भी धातु का एग्जाम्पल लेके हम करते हैं इस चीज को ना। जैसे धातु की जगह बेटा हमने लिया सोडियम। क्लियर है? सोडियम ये क्रिया कर रहा है द्रव अमोनिया से, लिक्विड अमोनिया से। अब जब क्रिया करेगा तो एक तो बनाएगा धातु संकुल का, यानी कि NaNH3। ठीक है? अब ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस समय हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो यहां पे अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम पे चार्ज क्या होगा, प्लस का 1 होगा। और NH3 पे चार्ज कितना है, 0 है। तो बेटा ओवरऑल इस पूरे संकुल पे चार्ज क्या मिलेगा आपको, प्लस का 1। इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है तो यहाँ पे आएगा E, फिर आएगा NH3, ये भी 1 टाइम होगा इसमें। और अगर बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस का 1, NH3 पे 0 है, तो ओवरऑल इस पे भी चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। क्लियर है? फिर से ये सेम रिएक्शंस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये करेगा इसमें, तो यहाँ पे H2 बनेगी। लेकिन लास्ट में बेटा यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम है इसके साथ कौन क्रिया करेगा, NH2। देखो ये प्रोसेस दोनों में सेम होगी, ये प्रोसेस दोनों में सेम होगी, ये भी सेम होगी। इसके बाद बेटा यहाँ पे सोडियम है, उसके साथ जब NH2 क्रिया करेगा तो यहाँ पे बनाएगा NaNH2। बेटा इसका नाम होता है सोडियम एमाइड। क्या नाम होता है, सोडियम एमाइड नाम होता है। क्लियर है? इसी के साथ बेटा अगर सोडियम की जगह हम बेरियम यूज करते, बेरियम, तो बेटा आपको सोडियम की जगह यहाँ पे बेरियम मिलता है। और बेरियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पे NH3 आपको 2 मिलेंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पे +2 का चार्ज मिलेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे ट्वाइस आएगा माइनस का 2। यानी कि जो बेरियम है उस पे +2 का चार्ज होगा। तो बेटा अब उत्पाद में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये तो एक बार है, ये 2 बार है, तो यहाँ पे बनेगा NH2 ट्वाइस। और बेटा इस पे बेरियम पे प्लस का चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 है, इस पे 0 है, तो ओवरऑल पे यहाँ पे क्या बनेगा इसमें, सॉरी यहाँ पे प्लस का 2 नहीं आएगा इसमें। क्लियर है? तो ये बनेगा बेटा हमारे पास, इसमें इसका नाम होगा बेरियम एमाइड। तो यानी कि किसी भी धातु का एमाइड बना सकते हो सेम रिएक्शंस में। आगे भाई, तो ये थे हमारे पास बेटा इनके भौतिक गुणधर्म, यानी कि एस ब्लॉक के जो वर्ग होते हैं दोनों, उनके हमने पढ़ लिए हैं भौतिक गुणधर्म। और इसके बाद स्टार्ट होते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो बेटा इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है और ये है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म बेटा, रासायनिक जो गुणधर्म है उसमें हमें ये पढ़ना पड़ता है कि वर्ग नंबर फर्स्ट के या वर्ग नंबर सेकंड के जितने भी धातु होते हैं उनकी किसी अन्य परमाणु से या अन्य तत्वों से जब क्रिया कराते हैं तो क्या क्या उत्पाद बनाते हैं, वही हमें पढ़ना है। और वो किसके अंतर्गत आता है, रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत। तो सबसे पहले बेटा
हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे हमें पढ़ना है वर्ग नंबर फर्स्ट के लिए पढ़ना है, इसी तरह यहाँ पे हमें पढ़ना है वर्ग नंबर सेकंड के लिए पढ़ना है। क्लियर है बेटा? इसका जो पहला गुणधर्म है वो हमें पढ़ना है कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो यानी कि इसमें क्या कराना है हमें कि वर्ग नंबर फर्स्ट के जो जितने भी धातु हैं उन सभी की क्रिया हमें किससे करवानी बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रिया करवानी है। सबसे पहले जो हमारे पास धातु है बेटा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करेगा और जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बेटा यहां से यौगिक बनेगा MH, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है ये, तो यहाँ पे प्लस का 1, ये एक ग्रहण करता है तो माइनस का 1। तो यहाँ पे अगर कोई भी धातु वर्ग नंबर फर्स्ट का है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो बेटा MH, इसका नाम होता है बेटा धातु हाइड्राइड। क्या नाम होता है इसका? धातु हाइड्राइड नाम होता है। अब इसको धातु हाइड्राइड क्यों कहेंगे बेटा? तो धातु हाइड्राइड, इसको मतलब सुन लो बेटा, यहाँ पे अगर मैं इसका ऑक्सीकरण अंक निकालूं तो बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 1। यानी कि इस समय हाइड्रोजन पे -1 का चार्ज है और हाइड्रोजन पे -1 का चार्ज होता है, तो उसको क्या कहते हैं? धातु हाइड्राइड कहते हैं। या आप इसको नॉर्मल तरीके में याद रख सकते हो कि जब किसी भी धातु की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो धातु हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? धातु हाइड्राइड बनता है। क्लियर है? अब जो धातु हाइड्राइड है बेटा, इनका सामान्य सूत्र क्या होगा यहाँ पे बेटा? MH। क्या होगा यहाँ पे? MH का मतलब जो हमारे पास धातु है वो भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसका ऑक्सीकरण इसके अंदर कितना मिलेगा? प्लस का 1 मिलेगा। जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसका ऑक्सीकरण कितना मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा। इसमें पे कुछ भी प्रयोग कर सकते, जैसे एग्जांपल पोटेशियम की क्रिया अगर हाइड्रोजन से कराते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इसमें अब हाइड्रोजन से करवाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और याद रखो कि हाइड्रोजन हमें H2 के फॉर्म में मिलती है, गैस के फॉर्म में मिलती है। जब क्रिया कराओगे तो उत्पाद तो KH ही बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पे KH। इसी के साथ सोडियम की क्रिया कराओगे बेटा यहाँ पे तो H2 से क्रिया कराओगे तो फिर बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसी के साथ साथ जो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सभी से क्रिया कराओगे तो उन सभी का फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। इसमें अब थोड़ा बैलेंस करें तो बेटा इसको, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। या उत्पाद में 1 बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। सेम कंडीशन बेटा हाइड्रोजन 2 बार है या 1 बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो सिंपली बेटा आप ये लिख सकते हो कि वर्ग नंबर फर्स्ट के जो धातु होते हैं इनकी अभिक्रिया अगर आप हाइड्रोजन से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में मिलता है धातु हाइड्राइड। क्या मिलेगा? धातु हाइड्राइड। और इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है MH होता है। इस धातु हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है उस पे -1 का चार्ज होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हाइड्राइड कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम यूज करोगे तो पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम यूज करोगे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम यूज करोगे तो फिर भी उत्पाद आपको सेम ही मिलेगा और ये बनेगा बेटा लिथियम हाइड्राइड बनेगा इसमें। क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इसका रिएक्शन था वो वर्ग नंबर फर्स्ट के धातुओं का इसमें। अब सेकंड बेटा, वर्ग नंबर सेकंड की तो थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताता हूं। जैसे आपने छोटी क्लास में यानी कि 9th क्लास में और 10th क्लास में आपने सीखेंगे अणुसूत्र बनाने।
जब बेटा अणु सूत्र बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है M, और M पे चार्ज क्या होता है, प्लस का 2 होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना है, माइनस का 1 है इसमें। तो बेटा अणु सूत्र जब आपने बनाया होगा तो आपको मालूम है कि जो इनकी संयोजकताएं होती हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 2 तो जाएगा इस H के पास और ये 1 जाएगा M के पास। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, MH2। क्या बनेगा यहाँ पे, MH2। तो यहां भी सेम ही है कि जब वर्ग नंबर 2 के जितने भी धातु होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो बनाते हैं धातु हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, धातु हाइड्राइड बनाते हैं। जब धातु हाइड्राइड बनाएंगे तो उनका सामान्य फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, MH2। बेटा ये कोई रटने की चीज नहीं है, आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि M पे अगर संयोजकता 2 है, H पे अगर 1 है, तो जब आप इसका अणु सूत्र बनाते हो तो इनकी संयोजकताएं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, इनका जो अणु सूत्र बनेगा वो क्या होगा, MH2 होगा यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास बेटा है कि M यानी कि वर्ग नंबर सेकंड का कोई भी धातु है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनाएगा बेटा MH2। जैसे आप बेरिलियम का यूज करते हो तो ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा BeH2 बनाएगा। अगर आप बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते हो तो क्या बनाएगा बेटा, MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा इसमें। इसी के साथ कैल्शियम के साथ क्रिया करते हो तो भी क्या बनाएगा, CaH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्राइड। बेरियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ऐसे चलते जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, हाइड्राइड मिलेंगे। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि वर्ग नंबर फर्स्ट के जितने भी धातु होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, MH होता है। क्या होता है यहाँ पे, MH होता है। जबकि वर्ग नंबर 2 के जितने भी धातु हैं वो भी क्रिया करते हैं और वो क्या बनाते हैं, धातु हाइड्राइड बनाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MH2 होता है। ठीक है। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्राइड। और बेटा जो कैल्शियम हाइड्राइड है इसका एक औद्योगिक नाम, जो इंडस्ट्री जो होती हैं, फैक्ट्रियां जो होती हैं, उसमें इसका जो नाम होता है, इंडस्ट्री जो एरिया होता है उसमें कैल्शियम हाइड्राइड का नाम होता है हाइड्रोलिथ। क्या नाम होता है, हाइड्रोलिथ। और ये बेटा आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा या कैल्शियम हाइड्राइड है, ये इसका औद्योगिक नाम, इंडस्ट्रियल एक नेम होता है, और वो क्या है, हाइड्रोलिथ। सबसे पहले काम कहां पे आता है बेटा, इंडस्ट्री एरिया में, फैक्ट्री में। तो जब हम कैल्शियम हाइड्राइड की क्रिया अगर हम कराते हैं H2O से, जब H2O से कराते हैं तो उस कंडीशन में एक तो बनेगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनाएगा, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इससे भी कंफ्यूज ना हो बेटा, जो हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे -1 का होता है। तो जब आप इसका अणु बनाओगे तो ट्वाइस यहाँ पे आगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कैल्शियम जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड, दोनों में अंतर है, ये हाइड्राइड है। कैल्शियम हाइड्राइड जब जल से क्रिया करता है तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारे पास ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी हाइड्राइड है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिथ। तो ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।
तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था। और जो भी नोट्स आपको सेंड किए जाते हैं आप उनको प्रॉपरली क्या करें, तैयार करें।